एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। तो किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है तो दो नियम बेसिकली आपको दिमाग में रखना चाहिए। पहला कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन किया जाता है आपस में, और दूसरा रूल कि वर्ब को कैसे बदलें, हाउ टू चेंज वर्ब। तो वर्ब को बदलने का नियम यहाँ से एक्टिव से पैसिव वॉइस में ये पूरा दिया हुआ है। इसी के आधार पर किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्रिया चेंज की जाती है। पहले देखते हैं सब्जेक्ट रूल 1 में। जैसे सब्जेक्ट जो होता है, जैसे किसी भी पर्सन का हो, किसी भी कोई भी प्रोनाउन वर्ड हो, आई हो, वी हो, यू, ही, सी, इट, दे हो, उसको जब हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसको बाई एजेंट कहते हैं क्योंकि बाई के साथ उसको लिखा जाता है। और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं तो वो सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। तो पहला नियम ये ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट फॉर्म में। इस तरह से कुछ प्रोनाउन शब्द के यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म और इधर ऑब्जेक्ट फॉर्म दिए हुए हैं। इसको अगर ये याद नहीं है तो आप याद रख कर सकते हैं। जैसे आई का मी ऑब्जेक्ट, वी का अस, यू सब्जेक्ट का यू ऑब्जेक्ट भी वही होगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। राम एक नाउन है तो उसका नाउन फॉर्म ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई इंडेफिनिट पर्सन हो तो उसको पैसिव वॉइस में हम ओमिट कर सकते हैं, उसको नहीं भी लिखा जा सकता है। जैसे समवन मतलब कोई व्यक्ति, तो ये कोई व्यक्ति कोई भी हो सकता है। तो ऐसा सब्जेक्ट आने पर या जो कॉमन हो, जो कॉमन को डिनोट करता हो, जैसे पीपल हो गया, तो इस तरह के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ओमिटेड रखा जाता है। बाद बाकी एग्जाम्पल से समझेंगे। नेक्स्ट रूल 2 कहता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, देखिए एक्टिव में जो इस तरह की क्रियाएं हो तो उसको पैसिव में इस तरह से चेंज करना चाहिए। यानी कि जब प्रिंसिपल वर्ब 1 या 5 हो, इसी को दूसरे पेज में क्रम से एक सीक्वेंस में रखा गया है। इसको देखते हैं। देखिए यहाँ ये एक्टिव वॉइस के ये 7 तरह के रूल्स हैं यहाँ पर, जिसमें कि 3 रूल प्रिंसिपल वर्ब 1 से संबंधित है, एक प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल वर्ब 3, प्रिंसिपल वर्ब 4 एंड 5। तो ये तीनों अलग अलग तरह के सेंटेंस और फंक्शन होते हैं जिसमें प्रिंसिपल वर्ब 1 का प्रयोग होता है। अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसको पैसिव वॉइस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। उसी तरह से 2 के साथ भी 1 होने पर टू बी लिखकर 2 के बाद बी लगाकर और वर्ब 3 में कन्वर्ट कर देना चाहिए। अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब आया हुआ हो, जैसे मॉडल में आते हैं मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, माइट, मस्ट, आउट टू, तो इसमें से कोई भी मॉडल हो और उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब 1 ही आता है हमेशा, तो मॉडल के बाद बी लगाकर और प्रिंसिपल वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदल देना चाहिए। फिर वर्ब 2 हो तो 2 के साथ हेल्पिंग वर्ब ऐसे भी नहीं आते हैं कभी, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, और इसको पैसिव में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब वाज, वेयर का प्रयोग करना चाहिए और प्रिंसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म में। फिर हैव, हैज़ या हैड, इसका कोई भी हेल्पिंग वर्ब फॉर्म हो, उसके साथ प्रिंसिपल वर्ब 3 हो तो हैव या हैज़ या हैड सब्जेक्ट के अनुसार लिखकर बीन लगाकर और इसे पास्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। और इज यानी कि इज, एम, आर या वॉज, वेयर, इसका कोई भी फॉर्म यहाँ पे लगा हो और भी 4 फॉर्म आया हुआ इसके बाद, तो इसके साथ बीइंग लगाकर और पास्ट पार्टिसिपल कर देते हैं। फिर प्रिंसिपल वर्ब 5 हो और प्रिंसिपल वर्ब 5 के साथ भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। तो ऐसा रहने पर उसके साथ सब्जेक्ट के साथ ही एम, आर लगाकर और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। इसी नियम के आधार पर
किसी भी इंग्लिश के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ नंबर वाइज 1 से 7 तक का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल 1 देखिए, आई प्ले चेस, यहाँ प्रिंसिपल वर्ब 1 है और चेस देखिए सब्जेक्ट के जगह पर आ गया और आई लास्ट में बाई एजेंट में कन्वर्ट हो गया। प्ले वर्ब 1 है, इसको इज़ के साथ प्ले थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। इज़ ही क्यों आया, यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ एम आर, कहने का मतलब यहाँ जो सब्जेक्ट होगा इसके अनुसार जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब होगा उसको लगाना है। तो चेस इज प्लेड बाई मी। आई लव यू, यहाँ पर यू के अनुसार आर और वर्ब 3 लव्ड बाई मी। दे हेल्प मी, आई एम हेल्प्ड बाई देम। फिर है आई एम टू प्ले चेस, यहाँ पर टू प्ले चेस, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमेशा उसी तरह से बदलते हैं। यहाँ क्रिया के डिफरेंट फॉर्म देखिए कैसे बदलते हैं। यहाँ टू के साथ भी 1 है, उसका नियम क्या कहता है कि टू के बाद बी लगाकर वर्ब 3 कर दें। तो यहाँ पर देखिए वो क्या गया, टू बी प्लेड। चेस इज़ टू बी प्लेड बाई मी। फिर थर्ड में देखिए आई कैन प्ले चेस, यहाँ कैन मॉडल वर्ब है, इसके बाद वर्ब 1 आता है हमेशा, तो इसको कैसे बदलेंगे, तो मॉडल के बाद बी लगाकर देखिए यहाँ कैन बी प्लेड। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, उसी तरह से बदलना है। 4 नंबर में प्लेड, ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि थर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म कैसे पता चलता है, क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आई प्लेड चेस, तो सेकंड फॉर्म में रहने पर इसके साथ वॉज या वेयर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो वॉज लगाकर यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार वाज लगा और प्लेड का थर्ड फॉर्म में बदल गया प्लेड। इस प्ले का सेकंड या थर्ड फॉर्म सेम होता है। चेस वाज प्लेड बाई मी। फिर है 5th नंबर में आई हैव प्लेड चेस, यहाँ पर हैव रहता या हैज होता सब्जेक्ट के अनुसार या हैड, इसके साथ वर्ब 3 ही रहता। तो इसको कैसे बदलते हैं, तो हैव या हैज़ या हैड के बाद बीन लगाकर देखें यहाँ पे है ना, बीन लगाकर प्लेड थर्ड फॉर्म में था भी और थर्ड फॉर्म में यहाँ भी है। तो यहाँ हैज़ क्यों बदल गया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई के अनुसार हैव था और यहाँ पर चेस सब्जेक्ट हो गया, इसके अनुसार हैज़ सूटेबल है। चेस हैज़ बीन प्लेड बाई मी। आई एम प्लेइंग चेस, मैं चेस खेल रहा हूँ। यहाँ पर जब चेस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आया तो एम का इज हो गया और प्लेइंग 4 फॉर्म में है, इसलिए इसके पहले बीइंग जो 4 फॉर्म होता है इसको लगाकर और प्ले का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया गया और आई बाई एजेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आई एम प्लेइंग चेस, चेस इज बीइंग प्लेड बाई मी। ही प्लेस चेस, वह ए 5 फॉर्म में प्लेस और इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता इंग्लिश में। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आया चेस तो 5th फॉर्म का रूल भी इसी तरह से बनते हैं, इज एम आर लगाकर पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर चेस के अनुसार इज लगाया गया और प्लेड थर्ड पार्टिसिपल फॉर्म में चेस इज प्लेड बाई हिम। यहाँ पर ही सब्जेक्ट था तो यहाँ बाई हिम ऑब्जेक्ट जो है बाई एजेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे, एक नोटिस कीजिए कि यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब, ये फर्स्ट वाला रूल को छोड़कर देखेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब एक्टिव वॉइस में 1 है तो बी का 1 फॉर्म देखिए यहाँ पे लगाया गया है प्रिंसिपल वर्ब से पहले। यहाँ पर भी आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, प्रिंसिपल वर्ब 1 है तो यहाँ पर भी बी का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। यहाँ एक्टिव वॉइस में प्रिंसिपल वर्ब 2 है तो हेल्पिंग वर्ब बी का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है वॉज वेयर। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में प्रिंसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म है तो बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज किया गया है। यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब 4 है तो बी का 4 फॉर्म यहाँ पर यूज किया गया है। और बाकी 1 और 5 में आप इज एम आर में से, चूँकि इसमें इज सिंगुलर फॉर्म है आर प्लूरल फॉर्म है तो इसमें ये हम फॉर्म डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट पर मैटर करता है, सब्जेक्ट के अनुसार ये यूज किए जाते हैं। बाकी आप देखेंगे अधिकतर जगहों पर एक्टिव वॉइस का जो प्रिंसिपल वर्ब होता है पैसिव वॉइस में बी का वही फॉर्म यूज किया जा रहा है।
और प्रिंसिपल वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होते हैं किसी भी पैसिव सेंटेंस में। तो ये एक बेसिक रूल है पैसिव वॉइस का। तो इसके आधार पे आप किसी भी सेंटेंस को देखकर एक्टिव है या पैसिव वॉइस है वो डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि जब भी किसी वाक्य में प्रिंसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म में हो और उसके पहले बी का कोई भी फॉर्म एक आया हुआ हो, लगा हुआ हो उस वर्ब से पहले, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। जैसे कि आप एक्टिव में देख सकते हैं कि इसमें थर्ड फॉर्म यहाँ है और इसके पहले बी का फॉर्म नहीं है, हैव हैज हैड आ सकता है ना। तो इसका मतलब है ये एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव और पैसिव में आप यहाँ से भी डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं इस पैटर्न को देखकर। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपका पैसिव वॉइस बनाने का नियम जो है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप ट्राई कर सकते हैं अंग्रेजी का किसी भी सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस को लीजिए और उसको इस नियम के आधार पे पैसिव में बदलने का कोशिश कीजिए। एक बात और ध्यान में रखनी है कि पैसिव हमेशा प्रिंसिपल वर्ब जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जिसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता हो, उसी का पैसिव फॉर्म बनाया जा सकता है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं रीड, राइट, स्पीक, प्ले, और इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे इनट्रांजिटिव वर्ब में कौन कौन आते हैं, जैसे गो, कम, वॉक, स्लीप, ये सब इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यानी कि जिस क्रिया का फल किसी वस्तु व्यक्ति पर पड़ता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है और वही ट्रांजिटिव वर्ब है। और जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसके बाद कोई ना कोई नाउन वर्ड एक ऑब्जेक्ट के रूप में ज़रूर आता है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। हाँ, एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव, नियम यही यूज होंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। आपको वहाँ पर ये गलती नहीं करना है, जैसे कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट के, है ना, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू, डज का प्रयोग हो सकता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू या डज हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। जैसे कि आई प्ले चेस है तो इसका हो सकता है डू आई प्ले चेस, डू आई प्ले चेस। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट यही यूज होगा, क्योंकि प्ले फर्स्ट फॉर्म में है और ये नियम लागू होगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब 3। बस फर्क क्या पड़ेगा कि इज एम आर का प्रयोग डू के स्थान पे करना है, डू को हटाकर। जैसे डू आई प्ले चेस का क्या हो जाएगा, आई की जगह चेस आ जाएगा और चेस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज होगा जो डू के स्थान पर हो जाएगा, इज चेस, और प्ले का प्लेड और चेस के स्थान पर बाय मी, तो डू हट जाते हैं। डू, डज या पास्ट इंडिफिनिट का क्वेश्चन फॉर्म हो डिड हेल्पिंग वर्ब से शुरू, तो डिड हटाकर वहाँ पर वॉज वेयर लगा देना है। जैसे यही नियम लागू होगा वहाँ पे, अगर पास्ट इंडिफिनिट का क्वेश्चन है तो यही वॉज वेयर का प्रयोग होगा, डिड हटा दिया जाता है।